हेलो बच्चों, केवट सर के नवोदय क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ऑनलाइन क्लास हम लोगों का कुछ कारणवश ठीक से नहीं हो पाया। आइए उन्हीं प्रश्नों को, जिन प्रश्नों को मैं ऑनलाइन क्लास में बताने वाला था, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं। तो सभी ध्यान से देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। दो दशमलवों का योग 167.25 है। यदि एक संख्या दूसरी से 18.50 बड़ी है तो बड़ी संख्या है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को जानने के लिए अगर हम समीकरण बनाना सीख जाते हैं तब बेहद अच्छा रहता है। दो संख्या कह रहा है, मतलब कोई भी दो संख्या है इस तरह, और उनका योग कितना है। देखो लिखा है 167.25। अब दो संख्या को एक से क्यों लिखा मैं अभी बताते हैं। तो दो संख्या का योग इतना है। अब लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या से 18.5 बड़ी है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन एक जो संख्या है वो बड़ी है कह रहा है। तो पहले तो दोनों बराबर होंगे, अब बराबर होगा, बड़ा होगा, उसमें जुड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 18.5 को क्या करेंगे, 5 शून्य को जोड़ देंगे। ठीक, तो ये पहले बराबर था, लेकिन दूसरा संख्या लिखा है कि दूसरी संख्या 18.50 बड़ी है। इसका मतलब एक संख्या x है तो दूसरा उस x से किससे बड़ी है, तो इससे बड़ी है। तो x से 18.50 बड़ा हुआ। अब देखो यहाँ स्पष्ट समीकरण दिख रहा है। अब हमको किसका मान जानना है, ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, x से x को जोड़ते हैं तो हो जाता है 2x। x से x जोड़ते हैं 2x, और ये कितना है 18.50 बराबर 167.25। अब हमें किसका मान जानना है, इस x का मान जानेंगे तो ये मान निकाल सकते हैं। x का मान जान गए तो x जगह में लिख के x में हमको ये जोड़ देना है। तो देखिए पक्षांतर का नियम क्या सिखाए हैं, जिसका भी मान जानना रहता है उसको छोड़ के बाकी पक्षांतर करते हैं। तो x के साथ ये प्लस में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस करते हैं पहले। तो देखिए कितना आता है, 5 में से शून्य गया 5। अब 2 में से 5 तो नहीं घट सकता, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया 7। अब ये 6 बन गया। अब 6 में से 8 भी नहीं घट सकता, तो ये क्या बन गया 16। एक इधर गया, 16 में से 8 गया 8। 5 में से 1 गया 4 और 1। ठीक, इस तरह तो 148.75 अब मिला हमको। अब ये क्या लिखा है 2। अब 2 क्या हो, 2 यहां पर x के साथ क्या है, गुणा हो रहा है। और गुणा वाला जब पक्षांतर होता है तो क्या होता है, भाग होता है। तो इस तरह 148.75 मिला था। अब x का मान जानना है तो 2 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 1 कम, 2 सत्ते 2 चौक, और इस तरह हो गया 2 तिया। अब बचेगा 1 तो 14 हो जाएगा। 2 सत्ते, अब बचेगा 1 तो 10, तो फिर दशमलव तो आ गया है। अब क्या हो जाएगा 2 पंछे। ठीक, इस तरह हमको क्या मिला 74.375। ये क्या है, x का मान मिला। क्या मिला, x का मान मिला। तो हमको x तो जान गए, लेकिन बड़ी संख्या क्या था, बड़ी संख्या x से 18.50 बड़ा था। तो उसमें बड़ा था तो बड़ा संख्या जानना है तो उसको जोड़ के देखेंगे इस तरह। तो ये कितना आ गया, 5 7 5 3 8 8 4 12 हंसी लेख, इस तरह आया 92.875। यही इसका राइट आंसर है। तो इसका अगर देखिए, ये लंबे तरीके से बताया हमने हल करना। इसका अगर सही जल्दी तरीका से जल्दी हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, तो क्या करेंगे, कभी भी दो संख्याओं का योग दिया है, अब उसमें से एक संख्या बड़ा है एक संख्या छोटा हो, तो सबसे पहले काम करेंगे जितना बड़ा है 18.50 बड़ा था, तो सबसे पहले काम तुरंत करेंगे जो योगफल दिया है उसमें से 18.50 यानी जो जितना भी बड़ा है उसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा, ठीक है, घटाने के बाद जो उत्तर मिलेगा
उसको क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। दो संख्याओं का योगफल है तो 2 से भाग कर देंगे और जितना उत्तर मिलेगा वही x का मान होता है। अब बड़ा संख्या पूछा है तो कितना बड़ा है, 18.50, उसको जोड़ देंगे। अगर छोटा संख्या पूछा रहता तो ये आंसर रहता। बड़ा संख्या पूछा है इसलिए जितना बड़ा है उसमें उसको जोड़ेंगे, उसके बाद जो उत्तर आता है वही उसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं फिर से। यह है 5/8, 7/12, 13/16, 3/4 को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या जानना जरूरी है कि कौन से भिन्न का मान बड़ा है, कौन सा भिन्न का मान छोटा है। तो भिन्न चाहे किसी भी प्रकार का हो, सम विषम, हम कैसे कोई भिन्न, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये जानते हैं, यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, ये जानने के लिए हम सब में 2-2 जीरो बढ़ा देते हैं। ऊपर अंश में सब में 2-2 जीरो बढ़ा दो। ठीक, उसके बाद क्या करो, अब भाग करो। 8 एकम 8, 8 छक्का 48, क्या बचेगा, 50 में 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया। तीनों अंक पूरा कट गया। अब 12 से देखो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, क्या बचेगा, 70 में 10 बचेगा, 100 बन जाएगा, 12 अट्ठे 96 हो गया। 16 से देखो, 16 अट्ठे 128, क्या बचेगा, 130 में 2 बचेगा, 20 बन जाएगा, 16 एकम 16, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, क्या बचेगा 2, 4 पंचे 20। अब देखिए कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, तो ये इसमें 81 आया, इसका 62, इसका 58, इसका 75। तो बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सबसे छोटे भिन्न को शुरू में लिखते हैं। तो यहाँ देखो 58 सबसे छोटा संख्या प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये भिन्न सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा 7/12, और उससे बड़ा ये 62 वाला तो 5/8। अब इससे बड़ा ये 75 वाला तो 3/4, और इससे बड़ा है कौन सा, ये 81 जिसमें प्राप्त हुआ 13/16। तो इस तरह हम किसी भी कोई भी भिन्न, एक से अधिक भिन्न दिए हों, उसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ये जानने के लिए क्या करेंगे, अंश में 2-2 शून्य बढ़ा दो, उसके बाद भाग कर दो, जो संख्या प्राप्त होगा उसको देख के पता चल जाता है कि कौन भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। उसके आधार पर फिर हम उसको जमा कर लिख सकते हैं। आइए चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, 943.341 ऋण 1042.792 धन 875.435 धन 31.025 का मान होगा। देखो सिंपल सा प्रश्न है, जोड़ और घटाव वाला प्रश्न है, बस दशमलव में है। तो हम जब भी इस तरह से आड़े रूप में लिखा हो कोई भी जोड़ घटाव, तो वहीं पर गलती करते हैं। पहला चीज ध्यान देने वाली बात, कभी भी जोड़ते घटाते समय दशमलव सीधम दशमलव होना चाहिए, इकाई सीधम इकाई, दहाई सीधम दहाई, तो ये लिखेंगे फिर गलत नहीं होता। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या रहता है, हम समझ लें जिसके सामने धन चिन्ह है, यानी जो धनात्मक संख्या है उसको माने कि वो अपने पास धन है, वो हमारे पास पैसा है। और ऋण चिन्ह का मतलब है जिसके सामने ऋण चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये समझना है आपको कि वो उतना उधार है हमारा। तो जितना पैसा है हमारे पास उसको देख लेते हैं कितना है और कितना का उधार है। तो कितना पैसा है, तो हम जितना भी धनात्मक संख्या है उसको जोड़ेंगे। ये हमारा धनात्मक संख्या है, ये हमारा धनात्मक संख्या है, और ये हमारा धनात्मक संख्या है। ठीक, इसके सामने ऋण चिन्ह लगा है, मतलब ये ऋणात्मक है, इसको उधार है करके मानना है। तो हमारे पास कुल कितना धन है उसको जान लेते हैं, उसके बाद उस पैसा से क्या करेंगे जी, उधार को छूट देंगे, तो उधार को घटा देंगे, कम हो जाएगा। चलिए पहले हमारे पास कितना धन है उसको देखते हैं। तो 443.341 ये धन हो गया। उसके बाद ये कितना लिखा है, 875.435। उसके बाद ये है। अब देखो यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, होता है। अब देखो यहाँ लिखा है 31.025, तो एक दशमलव सीधम दशमलव लिखेंगे, दशमलव के बाद एक है, ये इकाई है, और ये दहाई है, तो दहाई सीधम दहाई होना चाहिए। इसके बाद 0, 2, 5, ये हमारा धन है। तो धन को जोड़ेंगे, 5 5 10 1 11, 4 3 7 7 2 9 9 1 10 हासिल 1, 4 3 7 7 1 4 3 7 1 8 दशमलव सीधम दशमलव करेंगे, 5 3 8 8 1 9, 7 4 11 11 3 14 हासिल 1,
9 8 17 17 1 18। ये हो गया हमारा धन। हमारा अब देखो कर्जा कितना है 1042.792। अब इतना हमारे पास धन है। अब जितना कर्जा है समझो ऋण माने कर्जा है तो उसको छूटेंगे, कर्जा को छूटेंगे तो कितना छूटेंगे 1042.792। अब ये कर्ज है तो कर्ज को छूटते हैं, घटा देंगे कितना आएगा एक में से 2 नहीं घटता तो क्या करेंगे ये हो जाएगा इधर 7। अब इसको देगा 10 बन जाएगा, तो इसको देगा तो ये 11। अब ये बन गया 9, तो 11 में से 2 गया 9 और 9 में से 9 गया 0 और 7 में 7 गया 0। 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 4 गया 0, 8 की 8 और 1 में से 1 गया 0। इस तरह कितना मिला हमें 807.009। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ध्यान क्या रखना है कभी भी इस तरह के प्रश्नों में जिसके सामने भी धन चिन्ह लगा है, मान लो इसके सामने धन चिन्ह नहीं लगा है तो भी ये धनात्मक है, ये जानना है ना। मैं कह दूं कि धन चिन्ह लगा है तो वो धनात्मक है तो अब दिक्कत हो जाएगा। शुरू में अगर कोई संख्या लिखा रहता है तो उसके सामने धन चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो जिसके सामने कुछ चिन्ह नहीं लगा है और जिसके सामने में जिस संख्या के सामने में धन चिन्ह लगा है वो सब धनात्मक संख्या है और उसको मानना है कि वो उतना पैसा हमारे पास है। और जिस संख्या के सामने में ऋण चिन्ह लगा है इसको मानना है कि हमको हमारा वो उधार है। तो हमारे पास कुल कितना पैसा है, पहले पैसा को देखेंगे, उसके बाद कितना उधार है उसको घटा देंगे। पैसा हमारे पास पैसा रहता है, उधार रहता है तो उसको छूटते हैं ना, तो हमारे जेब से पैसा चला जाता है यानी पैसा कम हो जाता है। इस तरह समझ करके हमको इसको हल करना चाहिए तो गलती नहीं होता। ठीक है। देखो अगला प्रश्न लिखा है एक आयताकार टैंक 15 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेंटीमीटर ऊंचा है और पानी से पूरा भरा है। पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हम देखिए यहां पर ध्यान रखना है बर्तन किस आकार का है। हम पानी को जिस आकार के बर्तन में डालेंगे उसका जो आकार है वैसा हो जाता है। ठीक है, पानी को अगर गोलाकार बेलनाकार बर्तन है जैसे गिलास में डालेंगे तो पानी गोल बन जाता है, अगर चौकोर वाला में डालेंगे तो चौकोर बन जाता है। तो पानी का कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिसमें डालते हैं वैसा बन जाता है। तो बर्तन जैसा रहेगा वैसा ही उसका आकार होगा। तो जितना आयतन बर्तन का होता है उतना ही आयतन उसमें भरा गया वस्तु का होता है, याद रखना। ठीक है, बर्तन का आयतन निकालना रहता है, फिर उसमें भरा गया वस्तु का आयतन पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें हवा भरे या पानी भरे, बर्फ भरे, कुछ भी भरे, हमको बर्फ का आयतन नहीं इस बर्तन का आयतन जानना है। तो इस बर्तन का आयतन जान गए पूरे का तो समझ जाओ उसमें जो भरी वस्तु है उसका आयतन वही होता है। ठीक, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। हमें लंबाई देखो दिया है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 12 और ऊंचाई 8। सिंपल सा इसका हम गुणा कर देते हैं। 15 12 में 180 और ये कितना हो गया 8। अब चलिए गुणा करते हैं। 8 शून्य शून्य 8 शून्य शून्य 8 अट्ठे 64 हासिल 6, 8 एकम 8 8 6 14। अब देखो कितना आ गया 1440। फिर से एक बार और बता देता हूं, किसी का भी आयतन जानना है तो हमको 3 चीजों को जानना जरूरी है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान ज्ञात होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तीनों दिया है तो बहुत ही सरल प्रश्न है। इसको क्या करेंगे, तीनों को आपस में गुणा करेंगे। तो हमने क्या किया 15 12 का पहले कर लिया, 15 12 में 180। अब ये 8 का और बचा तो 180 के संग 8 का गुणा किए तो कितना मिला 1440। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर रहता है कि यहाँ लिखें क्या हम सेंटीमीटर लिखेंगे? नहीं, सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर तो लिखेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखना कभी भी अगर क्षेत्रफल का जब उत्तर लिखते हो तो वर्ग लिखते हो, क्योंकि उसको वर्ग से मापते हैं और एक आयतन को घन से मापते हैं, इसलिए यहाँ घन सेंटीमीटर लिखेंगे। पहचान क्या है, जब लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करें तो देखो 3 संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं। जब 3 संख्याओं का आपस में गुणा हो तो 3 संख्याओं का आपस में गुणा हो तो घन लिखना है। क्षेत्रफल में क्या करते हैं, 2 संख्याओं का लंबाई गुणित चौड़ाई का ही करते हैं। 2 संख्या होता है तो वो वहाँ वर्ग, ऐसे वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक, वर्ग लिखना है।
और 3 संख्याओं का आपस में गुणा हो तो घन, और एक ही केवल संख्याओं को आपस में जोड़ें, जैसे परिमाप में चारों भुजाओं का माप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, वहां केवल सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर, मीटर लिखा है तो मीटर। ठीक, इस चीज को ध्यान देना। तो आयतन में का जो इकाई है, आयतन को हमेशा घन से मापते हैं, इसीलिए घन सेंटीमीटर लिखा है। अगला प्रश्न लिखा है, रोमन संख्याओं में कौन सी संख्या गलत है। यहां पर देखिए, यहां पर अच्छे से दिख रहा होगा, ये 4 संख्या रोमन अंकों का लिखा हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है ये जानना है। ठीक है, तो हम ये जानने से पहले कुछ चीज और जान लें। पहले ये बता देता हूं मैं, जैसे हम ये कितने संकेतों का प्रयोग करते हैं वो पहले जान लें। ये एक संकेत है आई, इसका मतलब होता है 1। उसके बाद दूसरा संकेत आता है रोमन संख्या में भी, इसका मतलब होता है 5। इसके बाद अगला संकेत आता है रोमन संख्या में x का मतलब होता है 10। x के बाद संकेत आता है l का मतलब होता है 50, और l के बाद आता है c, और c का अर्थ होता है 100। उसके बाद आता है d का संकेत होता है 500, और d के बाद आता है m, और m का मतलब होता है 1000। ठीक, तो ये चीज पहले जान लो, 1000 इसका। ठीक, ये चीज क्यों जानना है अभी स्पष्ट हो जाएगा। क्या देखो कैसे याद करेंगे, i का 1, v का 5, x का 10। उसके बाद इतना तो सब लोग आम लिखते रहते हैं हम लोग, ठीक है, यहां से हमको याद करना पड़ता है। तो यहाँ देखो LCD M, यानी LCD मॉनिटर, कंप्यूटर में ऐसे पहले LCD मॉनिटर यूज होता था, तो उसको उसी तरह इसको याद कर सकते हैं, LCD M का मॉनिटर। तो L का 50, C का 100, D का 500, और इसका 1000। अब देखो एक अंतर निश्चित अंतर में बढ़ा रहता है, 1 से डबल 5 गुना 5, इसका 5, इसको फिर 10 आ गया, इसका डबल, अब इसका फिर 5 गुना आया, उसके बाद फिर इसका डबल आया, और फिर इसका 5 गुना आया, फिर इसका डबल आया। तो एक निश्चित देखो एक नियम से बढ़ा है ये। पहला वाला 5 गुना हुआ है तो तीसरा वाला उसका डबल होता है, फिर डबल होने के बाद देखो 5 गुना फिर होता है, फिर 5 गुना होने के बाद फिर डबल होता है, डबल होने के बाद फिर देखो 100 का 5 गुना, इसके बाद 500 का 1000। तो 5 गुना डबल, 5 गुना डबल, इस तरह से ये बढ़ा है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं यहां हम कैसे में जानेंगे कि ये जो कौन सा रोमन संख्या इसमें गलत है। ठीक, अब देखते हैं, देखिए एल का मतलब क्या होता है, देखिए यहां 50, एल का मतलब क्या हुआ 50। अब इसका मतलब क्या होता है, ये 10 और 10 2 12, तो 50 और ये 12 समझो जुड़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो ये सही है, सही तरीका से लिखा है। इसको देखो, एक मीन्स क्या होता है 10, एक मीन्स 10, 10 के बाद देखो क्या है सी है, सी का मतलब क्या होता है 100, सी का मतलब 100। अब यहीं पर ध्यान देना रहता है, कभी भी इस तरफ बड़ी, यहां सी का अर्थ क्या होता है 100 है, सी का मतलब 100 है, और सी के पहले छोटा मान वाला संकेत है, 100 का मान सी से छोटा है 10 होता है, तो बड़ा सा जिसका मान बड़ा होता है उसके पहले अगर कोई छोटा संकेत है, ऐसा संकेत है जिसका मान छोटा होता है, तो समझ जाओ उसको घटाना है। तो 100 में से ये क्या हो जाएगा, ये जो 100 का मतलब 10 होता है वो घटेगा। ठीक है, घटेगा, तो 100 में से यानी सी में से 100 यानी 10 घट गया तो क्या हो जाएगा, तो 180 का मतलब होता है यहां 90। 180 का मतलब क्या हुआ 90, 100 में से 10 कम, ये माना जाता है 100 में 10 कम, ये 90 है। अब ये क्या है आई का क्या मतलब होता है 1, मतलब इसमें बाद वाला हो वो जुड़ता है, तो ये कितना हो गया 91, तो इसका अर्थ 91 है, इसका ये 90 का संकेत है, 90 में 1 जुड़ गया है। बाद वाला बड़ा जिसका मान होता है, जिस संकेत का मान बड़ा संख्या होता है, उसके बाद अगर छोटा है तो वो जुड़ेगा। ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये सी का 100, तो 100 में 1, ये सी में का 100 और 10 कम तो 90, अब 1 जुड़ गया तो 91 है। अब इसका देखें, अब ये देखो एल बड़ा है, नहीं एल छोटा है और ये बड़ा है,
अब यहाँ देखो कभी भी सी का तो स हो गया। अब यहाँ अब मान लो मैं अभी क्या बताया कि बड़ा संकेत के पहले छोटा मान वाला संकेत हो, तो ये 50 हो गया। वह अब 50 को हम कम करेंगे, इस तरफ वाला कम होता है, तो 100 में 50 अगर कम करते हैं तो कितना आएगा 50। तो 50 का तो ऑलरेडी संकेत है एल, तो ऐसा क्यों लिखेंगे। ठीक है बच्चों ध्यान देना, सी का अर्थ स होता है। अब बड़ा ए बड़ा है, एल का 50 होता है, तो छोटा वाला अगर इधर है तो वो बड़ा वाला में घटाना है, हमेशा घटाना है। इधर छोटा वाला है तो इसका 50 है, तो 100 में से 50 घटाएंगे तब 50 आ रहा है। तो 50 का तो ऑलरेडी संकेत एल है, तो एल से क्यों लिखेंगे, इसका मतलब यही गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, इसे हमें गलत छांटना था। अब ये देखो ये सही है कि नहीं ये देखते हैं। ठीक है, ये तो जान गए गलत है। अब यहाँ देखो एल का क्या है 50, 50 में कितना 1 से यानी 10 कम है, तो कितना हो जाएगा इसका 40 हो गया। एल यानी 50, 50 में 10 कम यानी 40 हो गया। अब ये कितना लिखा है 4, 5 में 1 कम 4, तो ये हो जाएगा जुड़े गए 44 का ये संकेत है। ठीक, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है, मतलब ये गलत लिखा हुआ है, जो रोमन अक्षर में जैसा लिखना चाहिए उसके आधार पर नियम से गलत है। चलिए, तो आज का ये जितना प्रश्न आज मैं ऑनलाइन क्लास में समझाने वाला था यही प्रश्न थे, और इसको अच्छे से आप लोग वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, और अगला वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलेंगे।